मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो इस वीडियो में आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। इस प्रकार से आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, आपका जो इंटरव्यू पैनल बनेगा, उसकी संरचना भी कुछ ऐसी हो सकती है। डेफिनेटली उसके अंदर एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट तो रहेगा ही रहेगा, जो आपकी हरकतों को मॉनिटर करेगा। आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से चल के बोर्ड के पास जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर्स के लिए जो गाइडलाइन है, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए। अब आपकी वो पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, आपको जो कुछ आता है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको वो देखना चाहते हैं। पहले तो मैं अकेला ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अब हमारे बायोलॉजी सर हैं, ये भी अपना एक्सपीरियंस अपने साथ आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो ये चैनल क्लास 11 और 12 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने के लिए है, लेकिन हमारे बहुत से साथी केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो परीक्षाएं चल रही हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, वो परीक्षाएं दे रहे हैं। और बहुत से जो साथी हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं या बहुत से साथियों की होनी बाकी हैं। वो फ़िलहाल इंटरव्यू को लेकर चिंतित हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू के स्टेप्स क्या हैं, कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। बहुत से साथियों ने इस बारे में पूछा भी है। तो मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो इस वीडियो में आपके साथ में साझा करने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो देख के आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए, और डेफिनेटली जो मेरे अनुभव हैं और केंद्रीय विद्यालय के अंदर, और जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है, वो जो मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर आपके इंटरव्यू में आपको वो कुछ मदद करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन जो करना है उसमें आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम संजय दलाल है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। केंद्रीय विद्यालय में मैं पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। फ़िलहाल मेरी जो पोस्टिंग है वो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ये चाइना के साथ लगता है, चाइना बॉर्डर के साथ साथ लगता है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही काम हैं और कोऑपरेटिव लोग हैं, हर तरह से मददगार लोग हैं। सबसे बड़ी बात इन लोगों की ये है, यहाँ के लोगों की, कि वो ईमानदार हैं। बेईमानी ये करना ये लोग नहीं जानते हैं। इनके जो एक टाइप की राजनीति होती है रिश्तों में, उससे ये लोग काफ़ी दूर हैं। बिल्कुल प्योर हार्टेड लोग हैं, अच्छे से अपनी लाइफ जीते हैं, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। अगर आप इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ये भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। काफ़ी खूबसूरत एरिया है। देखिए, अब जो मेन मुद्दा है हमारे, उसी के ऊपर आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो इंटरव्यू की आप तैयारी करेंगे, तो तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरा इंटरव्यू गुरुग्राम में हुआ था, और मेरे इंटरव्यू में का जो पैनल था, उसके अंदर 4 मेंबर्स थे, जिसमें से आउट ऑफ 4 3 फीमेल थी और 1 मेल था। और उन 3 फीमेल्स में एक जो फीमेल थी वो साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी, 2 फीमेल किसी अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, वो किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, और जो मेल कैंडिडेट था इंटरव्यू पैनल में, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था। तो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो फिजिक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट था। तो इस प्रकार से आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, आपका जो इंटरव्यू पैनल बनेगा, उसकी संरचना भी कुछ ऐसी हो सकती है। डेफिनेटली उसके अंदर एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट तो रहेगा ही रहेगा, जो आपकी हरकतों को मॉनिटर करेगा। आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से चल के बोर्ड के पास जा रहे हैं, जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे हैं। वो जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट होता है, वो सिर्फ पूरे इंटरव्यू में यही देखता है। मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो लगभग 18 या 20 मिनट तक चला होगा। मैं 20 मिनट आपको एवरेज बताता हूँ, वो 20 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। उसमें वो जो साइकोलॉजी एक्सपर्ट थी, वो कंटिन्यूअस मुझे एक नज़र से बगैर पलक झपके कंटिन्यूअस मुझे देखे जा रही थी। कैसे मैं बैठा हूँ, कैसे मैं चल के अंदर आया हूँ, किस प्रकार से मैं खड़ा हुआ हूँ, कैसे मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, कैसे उनके जो क्वेश्चंस थे, क्या मेरी रिएक्शंस थी, वो सारी चीज़ें वो नोटिस कर रही थी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले मुद्दे के ऊपर, कि जब इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करेंगे, तो इंटरव्यू में आपको मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, हमारी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, हमें जो बियर्ड है वो रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की जो टीचर्स के लिए जो गाइडलाइन है, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए।
फॉर्मल ड्रेस का मतलब है कि उसमें आप कोई भी फंकी टाइप के कपड़े नहीं पहन सकते, कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते जो भड़काऊ टाइप का हो और वो आपकी गरिमा को आप ऐसे प्रदर्शित करें कि आप टीचर नहीं हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जींस प्रोहिबिटेड है, बाई रूल प्रोहिबिटेड है, कुछ जगह पहन लेते हैं वो अलग बात है। तो आप इंटरव्यू में जाए तो सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखें कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो लगभग फॉर्मल कपड़े उसके अंदर होने चाहिए। आप उस दिन जीन्स पहनने से बचें, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर्मल पैंट पहने और फॉर्मल जो जूते होते हैं अपने वही पहने। मौसम के अनुसार आप ब्लेज़र पहन सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है। बट मुख्य बात ये है कि ड्रेस से आपकी जो ड्रेस है उसमें स्वच्छता दिखनी चाहिए और आपके ड्रेस में सादगी दिखनी चाहिए। आपको ये पता है कि एक जो टीचर होता है वो बच्चों के लिए एक आइडियल होता है। टीचर जैसा दिखता है बच्चे वैसे ही दिखना पसंद करते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। और विशेषकर प्राइमरी क्लासेस में जो 11-12 में थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं वो बाहर से भी कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं वो खास तौर पे इसी बात से इन्फ्लुएंस होते हैं कि मेरा टीचर कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसी बातें करता है, उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इंटरव्यू में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है कि जो इंटरव्यू पैनल वाले लोग होते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है। तो आप सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान रखेंगे कि आपकी ड्रेस सादगी वाली होनी चाहिए, भड़काऊ नहीं होनी चाहिए। हेयर स्टाइल है वो फंकी टाइप की नहीं होनी चाहिए, सिंपल हेयर स्टाइल आपकी हो। दाढ़ी रखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल दाढ़ी आप रख सकते हो, अच्छे से ट्रिम्ड हो, अच्छे से अगर मैनेज करके आप रखते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ऐसे नहीं हो आपकी दाढ़ी को देख के किसी को ये लगे कि बिस्तर से उठ के ही आ रहा है। अच्छे से मतलब आपको देख के लगना चाहिए कि हाँ एनर्जेटिक है। मीन टू से दैट आपके जो सेंस है कपड़े पहनने की उससे लगे कि हाँ एक एनर्जेटिक इंसान है। यही है ड्रेसिंग के बारे में, और ड्रेसिंग के बारे में ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका पहनावा सादगी वाला है तो जो इंटरव्यू पैनल है उसके सामने आपका इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। अब बात आते हैं कि इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले आप अपने आप को किस प्रकार से मैनेज करें। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होने वाली है। बहुत से जो लोग हैं वो इंटरव्यू पैनल को फेस करने से पहले डर जाते हैं, तो कोई स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस आपको डिप्रेशन में ले जाता है, सिंपल सी बात है। और देखो परीक्षा का डर तो सभी को लगता है, एक संभावित बात है, बट आप अपने आप को मैनेज कर लें कुछ इस टाइप से कि आप इंटरव्यू का कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, मन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं लेंगे। क्योंकि आप अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो परिणाम क्या आने वाला है उसको आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। बट अगर आप स्ट्रेस ले लोगे तो अच्छा परिणाम भी बुरा होगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस ना लेने का मीनिंग है कि आप अपने दिमाग में एक ऐसे सोच के रखें, अपने दिमाग को ऐसे समझा के रखें कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। अगर ये जॉब मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो अच्छी बात है, भगवान ने मुझे इतनी योग्यता दी है कि मैं कहीं भी अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता हूँ। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा सोच लेंगे तो आपको फिर इंटरव्यू का किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। और देखो जब इंटरव्यू का डर आपको नहीं लगेगा तो इंटरव्यू पैनल के सामने आप कुछ चीज़ें अपने अनुसार मोल्ड कर सकते हो। इंटरव्यू का जो रुख है वो आप अपने पक्ष में ला सकते हो। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं मेरा देता हूँ कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो क्या हुआ। मैं इंटरव्यू में जाने से पहले बिल्कुल भी तनाव में नहीं था, कोई स्ट्रेस मेरे अंदर नहीं था, मैं बिल्कुल काम था, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। जब मैं इंटरव्यू में घुसा तो अच्छे से मैंने उनको विश किया, उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं आराम से बैठ गया। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। यहाँ से जब आपका दिमाग शांत होता है तो आप ऐसे आंसर दे देते हो जो आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि आंसर मैं ही दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा तो सारी जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, नाम वगैरह पूछा। तो इंटरव्यू पैनल के एक सदस्य ने मेरे से पूछा कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और मैंने तुरंत जवाब दिया नो। अब अगर साइकोलॉजी आप पूरे मैटर की देखोगे तो साइकोलॉजिकल ऐसा है कि जो इंटरव्यू है उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी दिखानी होती है। आप उसके अंदर पूरे इंटरव्यू को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, नेगेटिविटी नहीं दिखानी। और दूसरी बात ये भी है कि आपको ऑनेस्ट रहना है, कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलनी कि आप पॉजिटिविटी दिखाने के लिए बोल तो दो लेकिन उसका जवाब आपके पास नहीं है, फिर आप फंस जाओगे।
अब मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे से पूछा कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैंने बोल दिया नो। तो तुरंत उसका अगला आंसर था, ये तो बहुत बुरी बात है, आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से आप डे टू डे और की जो एक्टिविटीज़ हैं कंट्री में, ये जो घटनाएं हो रही हैं देश में, उससे तो आपको अपडेट रहना चाहिए, आप एक टीचर हो। तो मैंने उसे एक जवाब दिया, मैंने ये बोला कि मैम, जो महिला सदस्य थी उसने मेरे से सवाल पूछा था, मैंने कहा मैम ऐसा है कि मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी टाइट है। एक्चुअली मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और वहाँ मेरी जो क्लासेज होते हैं वो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक चलती रहती है, तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं गूगल न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। तो मेरा जो नो था, मेरा जो नो वाला जवाब था, उस जवाब को यहाँ पे मैंने सेटिस्फाई कर दिया उनको इस चीज़ से लेके कि मैंने जो गूगल न्यूज़ होती हैं वो टाइम टू टाइम उनको मैं पढ़ के अपने आप को अपडेट रखता हूँ। तो मेरा जो जवाब देने का वे था, जितने कामली मैं उसको जवाब दे रहा था, जितना शांत स्वभाव से मैं उसको जवाब दे रहा था, तो उससे वो सेटिस्फाई हो गया मेंबर कि हाँ भाई पढ़ रहा होगा। तो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन मेरे से यही था, आज आप न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, आज आप न्यूज़ पढ़ के आए हो? तो रियलिटी ये है कि उस दिन जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी थी मेरे को कि जल्दबाजी में ना तो सुबह मैंने गूगल न्यूज़ ओपन करके देखी थी और ना मैंने न्यूज़पेपर देखा था, और मैंने यस बोल दिया, यस मैम मैं न्यूज़पेपर पढ़ के आया। है पढ़ा था ही नहीं मैंने। उसने तुरंत मेरे से अगला काउंटर क्वेश्चन यही पूछा कि बताओ आज की हेडलाइन क्या है। अब मैंने पढ़ा हो तो मुझे पता हो, बट क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर दिमाग आपका शांत होगा तो आप कैसे जवाब दे सकते हो। तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैम आज की हेडलाइन, मुझे एक दिन पुरानी हेडलाइन याद आई और वो शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैं बताता हूँ आपको। एट दैट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, उस टाइम प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे और उन्होंने KVS और NVS के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि फ्यूचर में हमारी जो B.Ed है उसको हम 4 इयर्स करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड B.Ed करेंगे हम, BA BSc प्लस B.Ed। अगर कोई बंदा ऐसे कोर्स करेगा तो उसको हम B.Ed 4 ईयर में प्रोवाइड कर देंगे, जिससे हमारी एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार होगा। तो मैंने ये न्यूज़ उनको बता दी तुरंत, जैसे उसने पूछा मैंने तुरंत उसको आंसर, ये न्यूज़ बगैर सोचे, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज का न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं पढ़ा है और यहाँ पे मैं नो जवाब देना नहीं चाहता था, तो मैंने ये न्यूज़ उनको बोल दी। तो जैसे ये न्यूज़ बोली, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी ये एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई न्यूज़ थी और इस न्यूज़ ने, और ये जो मैंने तुरंत उनको जवाब दिया, उनको ये आभास हो गया कि कैंडिडेट अप टू डेट है और कॉन्फिडेंट भी है। अब यहाँ देखिए वो इंटरव्यू को किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं। इंटरव्यू पैनल एक प्रकार से मान के चलता है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हो तो आपको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज है तभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया। अब आपकी वो पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हैं, आपको जो कुछ आता है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको वो देखना चाहते हैं। तो वो आपको छोटी छोटी बातों पे फंसाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं बातों पे फंसाने की कोशिश करेंगे जो जवाब आप दोगे। तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट उनको बोला कि हमारा जो B.Ed है वो 4 इयर्स का होने वाला है, तो तुरंत जब मैंने ये जवाब दिया कि B.Ed 4 इयर्स की होने वाली है, उससे हमारी एजुकेशन सुधरेगी, तो उन्होंने कहा कि क्या इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। ये हमारे बायोलॉजी टीचर हैं, आइए सर। मिस्टर विनोद कुमार मिश्रा। तो अब तो एक बहुत अच्छी बात होगी, सर ऐसे लैब में मेरे से मिलने आए। तो अब अच्छी बात ये हुई है कि पहले तो मैं अकेला ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अब हमारे बायोलॉजी सर हैं, ये भी अपना एक्सपीरियंस अपने साथ आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई। बात क्या कर रहे थे? मैं बात ये कर रहा था कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या है। तो जो हमारे बहुत से साथी हैं वो KVS की एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका अब इंटरव्यू होने वाला है, तो बहुत सी इस बात को लेके भी चिंतित हैं कि इंटरव्यू होता कैसे है, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें। आपको यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हमारे टाइम में जो इंटरव्यू था वो 60 मार्क्स का था। मेरे जो थे 55 मार्क्स आए थे और हमारे जो मिश्रा जी हैं, विनोद कुमार मिश्रा बायोलॉजी, सरप्राइजिंगली इंटरव्यू पैनल इतना प्रभावित हुआ था इनसे कि इनके 58 मार्क्स थे ना, 58 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60।
अब मैं तो आपसे बाद में बात कर लूँगा, पहले हमारे मिश्रा जी बताएंगे, फिर इनको एग्ज़ाम सेल के हमारे प्रभारी भी हैं और एग्ज़ाम सेल में बहुत सा काम होते हैं। अभी देखो मेरे लिए काम लेके आए हैं ये मिश्रा जी मेरे लिए काम लेके आए हैं कि वो जल्दी से ये मार्क लिस्ट मुझे भर के दो और मुझे बच्चों के एग्ज़ाम कराने हैं। तो पहले मैं हमारे मिश्रा जी हैं, इन्हीं से ले लेते हैं कि 58 मार्क्स कैसे आए, क्या जादू किया इन्होंने इंटरव्यू पैनल पे? क्या आपको कोई सम्मोहन विद्यार्थी है क्या सर, जो आपने इंटरव्यू पैनल को इस प्रकार से सम्मोहित कर दिया? कुछ नहीं है, सर ने ज़्यादा बड़ाई कर दी। हाँ, बट ये सत्य है कि 58 मार्क्स मिले थे। मैं भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने मार्क्स आएंगे। पर एक बात साथ सर ने भी बात की होगी कि अगर कॉन्फिडेंस है ना आपका तो कोई फेल नहीं कर सकता आपको। और मैं ऑलरेडी जॉब में था और ये था थोड़ा प्रोग्रेस करना है। मैं टीजीटी था अंबुजा सीमेंट्स में, वहाँ भी मेरी अच्छी पोजीशन थी, कोई डाउट नहीं, बट प्रोग्रेस चाहिए था पीजीटी का। और दूसरा ये है, एक बहुत अच्छी कहावत कहना चाहिए या फैक्ट कहना चाहिए कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको पूरा मतलब सिर से लेकर पैर तक परख लेता है पूरी तरह से। इंटरव्यू में देखते ही है कि आप में कॉन्फिडेंस कितना, हाँ, कितना कॉन्फिडेंस है, आता है, हाँ जी, किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। संप्रेषित कैसे करते हैं, ज्ञान को संप्रेषित आप कैसे करेंगे, वो एक बड़ी बात है। तो वो यही चेक करते हैं। तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 110 बच्चे थे मेरे बैच में और मुझे लगा मेरा लास्ट में आएगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट हुआ। बैच ऐसे बने सबसे पहला मेरा। चौक के डिब्बे जो थे, तो इवन आप जब जाते हैं तो आप चौक का डिब्बा खोल कैसे रहे हो, बोर्ड को किस तरह से रब कर रहे हो, बोर्ड में लिख कैसे रहे हो, खड़े किस तरीके से हो, आपका बैग किस टाइप पर है, लिखते टाइम आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, उनके साथ जो बैठे हुए हैं उनको आप बच्चा मानकर कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं। मतलब ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए उस टाइम पे कि वो अपने आप को बच्चा मान लें और आप अपने आप को टीचर ही मान के चलो और ऐसा लगे, मतलब आपको ऐसा नहीं दिखाना कि मेरे इंटरव्यू पैनल के लोग हैं। आप जब बोर्ड के ऊपर खड़े हो तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से हो कि आप जो सामने लोग बैठे हैं उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करो, और अगर वो क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही ट्रीट करो कि जैसे स्टूडेंट मेरे से आप भी उनसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर कोई हो तो बोल सकते हो कि मैं बोर्ड के पास खड़ा हूँ तो मैं तो आपको स्टूडेंट मान के और उसी प्रकार से बात कर रहा हूँ। बट ध्यान रहे इसमें आपकी जो डिसेंसी है और जो डेकोरम है वो मेंटेन रहे, उसमें कुछ ऐसा ना हो, अभद्रता ना हो, सामने वाले को ये ना लगे कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है, ऐसे कुछ सेंस ना हो। तो वो आपको अपने हिसाब से सोच लेना है। सबसे बेस्ट ऐसा होता है ना, जैसे हम कोई हमारा मित्र कोई गाना गा रहा है तो ऐसा आप गाना गाओ कि वो भी आपके साथ गुनगुनाना शुरू कर दे। हाँ, ऐसी टाइप की स्थिति हो तो अगर जब आप बोर्ड में पढ़ा रहे हो ना तो जवाब वहाँ से आना शुरू हो जाए, जो पैनल में बैठे हुए हैं, तो मज़ा आ जाएगा, तो लगे कि हाँ कनेक्ट हो चुका है। मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ था, मैं आगे शेयर करने वाला था, मिश्रा जी ने पॉइंट उठा दिया। मेरे से वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वो मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, बट धीरे धीरे जो कॉन्फिडेंस लेवल था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि दिमाग आपका शांत होना चाहिए, तो बिल्कुल शांत दिमाग से बैठा था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उस दौरान हुआ ये कि उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा और जब मैं उसका जवाब दे रहा था तो सर उसका इंप्रेशन इतना अच्छा था जवाब का कि धीरे धीरे करके लास्ट वाले जो लाइन में बोलना चाह रहा था ना, एडवांस में इंटरव्यू पैनल ने बोलते कि आप ये कहना चाह रहे हो, तो मैंने कहा यस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। तो इससे कॉन्फिडेंस जो है ना ऑटोमेटिकली अपना इंक्रीज हो जाता है और उनको भरोसा आ जाता है कि हाँ जो भी है कैंडिडेट उसमें एक्सप्रेशन कैसे। तो उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि इंटरव्यू का जो भी आगे का जो दिशा थी इंटरव्यू की, वो आगे इंटरव्यू को मैं कंट्रोल कर रहा था। फिर मेरे हिसाब से जैसे मैं क्वेश्चन चाह रहा था ना आगे से वैसे ही क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो आपकी कला है आपके अंदर, वो आप कैसे करोगे, वो प्रैक्टिस से भी आती है। और सबसे अच्छी बात है तब आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होगा तो वो अच्छे से आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा और अगर बैठे हैं तो बात करते हैं। ये बात ज़रूर आएगी आपके सामने, क्वेश्चन तो 100% आएगा कि आप केवी में ही या टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पूछा जाता है, ऐसा कोई बच्चा मतलब मैं इसी में मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोग टीचर बाई चॉइस बनते हैं या बाई फोर्स बनते हैं, बाई चांस बनते हैं। मेरे से यही क्वेश्चन, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूँ। मेरे से क्वेश्चन जो पूछा इंटरव्यू पैनल में, एक फीमेल थी, उसने पूछा कि लोग टीचर बाई चॉइस बनते हैं या बाई फोर्स बनते हैं। तो मैंने फ्रेंकली उसको जवाब दिया, मैम टीचर बाई फोर्स बनते हैं, बाई चॉइस कोई टीचर नहीं बनता। मेरे केस में तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऐसे बोला। तो तुरंत उसका मतलब थोड़ा सा उसने अपने आप को एंग्री दिखाने की कोशिश किया
मतलब वो अपने देखते हैं ना कि कैंडिडेट के ऊपर एक्सप्रेशन, वो अपना जो जवाब दे रहा है उसके ऊपर टिका रहता है कि नहीं टिका रहता है, शायद चेंज कर दे। तो उसने मुझे कहा तुम कमाल के हो, सुबह से मैं 85 इंटरव्यूज़ ले चुकी हूँ और हर कैंडिडेट से मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि तुम लोग एजुकेशन सेक्टर में बाई चॉइस आते हैं, बाई फोर्स आते हैं? सभी का एक ही जवाब था, टीचिंग इज माई पैशन, आई लव चिल्ड्रंस, आई लव टीचिंग, दैट्स वाई आई वांट टू बिकम ए टीचर। और आप बोल रहे हो कि लोग टीचिंग सेक्टर में बाई फोर्स आते हैं? तो मैंने फिर से कहा कॉन्फिडेंस के साथ, यस मैम, लोग बाई फोर्स ही आते हैं, बाई चॉइस कोई कोई आता है। तब उसने मुझे से कहा बाई फोर्स क्यों आते हैं, एक्सप्लेन करके बताओ आप, बाई चॉइस क्यों नहीं आते, बाई फोर्स क्यों आते हैं? तो मैंने उसको एक जवाब दिया कि मैंने कहा कि मैम देखिए, कोई भी आदमी जॉब करता है, नौकरी की तलाश करता है, तो उसका एक ही मोटिव होता है कि कैसे भी करके मैं पैसे कमाऊँ। कोई भी नौकरी करेगा पैसे के लिए करेगा। वो अलग बात है कि उस नौकरी में उसका अगर पैशन होगा तो उसको मज़ा आएगा, लेकिन पैसा मैटर करता है। अब क्योंकि हर आदमी को सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं टीचिंग में, वो बाई फोर्स ही करते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई काम नहीं है, चलो बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लें। और आपने देखा भी होगा, ऐसा होता है, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोला जब तक कोई जॉब नहीं मिली है चलो ट्यूशन ही पढ़ा लेते हैं। तो ट्यूशन से छोटी मोटी इनकम हो जाती है उसको, फिर आसपास में पार्ट टाइम को स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन तब तक उनकी वो चॉइस नहीं होती, फोर्स। अगर उनको कोई अच्छी बेटर जॉब मिल जाएगी तो वो वहाँ चले जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो उसकी चॉइस है, बट बाकी जगह काम कर रहा है तो बाई फोर्स काम कर रहा है। तो तब उसने कहा यस यू आर राइट। और इससे पहले वो, जैसे मैंने बोला था कि 3 फीमेल थी, तो जैसे उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना कि बाई चॉइस आते हैं या बाई फोर्स, तो मैंने कहा था बाई फोर्स। तो उसने एंगर में मेरे को ये बोला कि हाउ आर यू सेइंग लाइक दिस, इतने बच्चे तो ऐसे बोल रहे थे। तो जो एक दूसरी फीमेल थी साथ में, मैंने जब ये कहा कि मैम बाई फोर्स आते हैं, हंसी पहले और हंस के बोली मैम ये लड़का ठीक बोल रहा है, अब तक जितने भी आए वो सारे झूठ बोल रहे थे। तब मेरे को लगा कि हाँ, अब इंटरव्यू मेरे हाथ में है, अब मैं जैसे चाहूँ वैसे क्वेश्चंस इनसे निकलवा सकता हूँ। ठीक ठीक। दलाल सर की बात बिल्कुल उनके तह तक बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं बचपन से ही उस चीज़ को पैशन मान के चलता हूँ, और पैशन के साथ साथ मेरा मैं एक्सेप्ट मैं भी नहीं करता, मेरे केस में भी। तो बाद में उन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा कि आप बाई चॉइस आए हो बाई फोर्स आए हो। यहाँ डिप्लोमेसी खेलने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा उन्होंने, आप बाई चॉइस आए या बाई फोर्स आए? तो मैंने उनको कहा कि मैं तो बाई चॉइस ही आया हूँ। तब वो हंसी और बोली अच्छा, बाकी लोग बाई फोर्स आते हैं और आप बाई चॉइस आते हो। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं तो ऐसा क्या होता है ना, जैसे आप स्कूल में हैं या जो टीचर है, तो हर व्यक्ति आपका फेवरेट नहीं होता है। हाँ, कोई ना कोई ऐसा होता है जो पूरे स्कूल का फेवरेट रहता है। और हर व्यक्ति उसका सम्मान करने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति उसके जैसा बनना चाहता है। तो वो एक्चुअली रीज़न यही है कि वो बाई चॉइस आया हुआ है, बाई चांस या बाई फोर्स नहीं आया। उसने अपने सारे जितने भी गुण हैं सब स्कूल के लगाए हुए हैं, अपना पूरा टाइम स्कूल के लिए है, बच्चों के लिए है। तो अगर आप ऐसे हैं ना, तो इंटरव्यू के टाइम पर वो सब जज कर लेगा। तो ये जब मैंने उसको बोला मैडम को कि मैडम मैं तो देखो बाई चॉइस ही आया हूँ, तो जैसे मैंने जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था, आपसे कहा था कि आपको ऐसा कोई जवाब नहीं देना जिसका आप आंसर नहीं दे सको। तो जैसे ही मैंने कहा कि मैडम मैं तो बाई चॉइस आया हूँ, तो मैडम का ये जवाब था कि आप बाई चॉइस और बाकी लोग बाई फोर्स आप बाई चॉइस आए हो, प्रूव करके बताओ। तो उसका मेरे पास एक लंबा चौड़ा सबूत था। मैंने पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड उनको दिखाया, अपने कुछ प्रीवियस स्कूल में मैं जहाँ पढ़ा रहा था उसका रिजल्ट मेरे पास था। मेरे जो बच्चे 100/100 मार्क्स लेते थे फिजिक्स में, जो एक रिकॉर्ड था अपने आप में, कि जैसे 50 बच्चों की क्लास होती थी तो लगभग 6-7 बच्चे ऐसे होते थे जो 100 मार्क्स लेते थे। 95 वाले 15-20 बच्चे 95 मार्क्स और सभी बच्चे 90+ होते थे। वो रिकॉर्ड था मेरे पास एक पूरा, मैं अपने साथ लेके गया था। तो वो मैंने पेश किया तो मैडम सेटिस्फाई होगी कि हाँ आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मतलब जो भी हम जवाब दें उसका हमारे पास काउंटर जवाब भी होना चाहिए। अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आ जाए तो उसका काउंटर जवाब हमारे पास होना चाहिए। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अगर आपके पास उन सारे जवाबों का एक्सपीरियंस प्रीवियस लाइफ में हो चुका है तो आप बड़े अच्छे से जवाब दे सकते हैं। मेरे से क्वेश्चन यही पूछा था, यही तो कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं, केवी में ही क्यों आना चाहते हैं। फिर ये सब चीज़ें तो नॉर्मल जवाब दे देते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा ये कि भाई ठीक है चलिए आप टीचर्स बन गए, तो उन बच्चों को कैसे डील करेंगे जो पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते।
तो मेरा हालांकि ज़्यादा कनेक्शन रहता है, बाकी हो सकता है सारे टीचर्स का होता हो, और आप लोगों को कनेक्शन रखना भी चाहिए उनके साथ, रखना चाहिए। क्योंकि देखिए जो बच्चा है वो 3 कैटेगरी में है क्लास में। आपको पता है कि एक हाई कैटेगरी का, एक मीडियम और एक लोअर है। लोअर वाले को कितना कोशिश कर लो ना, बड़ा मुश्किल होता है। हायर वाले को नहीं पढ़ाओगे ना तो भी पढ़ लेगा। बच्चा बीच का जो पढ़ना मतलब नहीं शुरू कर रहा है पर पढ़ सकता है, तो उनके साथ अच्छा ट्यूनिंग रखिए। और तो फिर मैंने वो भी रिजल्ट शो किए उनको, जैसे दलाल सर ने बोला कि उन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाया, तो मुझे तो बाय नाम याद है, सर को पता है नाम मुझे याद रहते ये हैं। हमारे मिश्रा सर है ना, इस मामले में बहुत काबिल तारीफ़ है, और मैं तो अपनी कमी मानता हूँ इस मामले में। पूरा स्कूल क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक हर बच्चे के नाम याद इनको रहते हैं। मुझे सिर्फ उन्हीं क्लासेस के बच्चों के नाम याद रहते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। जिन क्लासेस को मैं नहीं पढ़ाता वहाँ पर रेयरली किसी बच्चे का मुझे नाम पता होता है, लेकिन हमारे जो मिश्रा सर हैं इनकी एक अलग ही प्रतिभा है ये, और उसका एक कारण भी हो सकता है क्योंकि ये बताते नहीं हैं किसी को। इन्होंने बायोलॉजी में PhD किया हुआ है, और जो PhD वाले बंदे होते हैं वो थोड़े शार्प तो हो ही जाते हैं। अरे ऐसे सब ऐसा नहीं, सब नॉर्मल है, लेकिन नाम याद हो जाते हैं। ये आपको भी होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। तो प्रीवियस स्कूल के जितने बच्चे थे ना जो थोड़े से नहीं पढ़ते थे, उन सबका मैंने रेफरेंस दिया, उनका प्रीवियस। तो मैंने उनको ये बताया कि जो ऐसे बच्चे हैं उनको क्लास में ना कम से कम आप 3 साल पढ़ाइए, एक ही साल पढ़ा के नहीं छोड़ना है। जैसे मान लीजिए मैंने 6 में पढ़ाया, तो मुझे वही बच्चा 7th में भी चाहिए, वही बच्चा 8th में भी चाहिए। तो जब मुझे वो 9th में मिलेगा या किसी को भी मिलेगा ना, तो एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो चुका होगा और आप उसको ठीक से कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे पूरे एग्जाम्पल बताए, बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए इन सारी चीज़ों से कि हाँ सच में आप ट्रू बात कर रहे हैं। था भी एक बच्चा मेरे यहाँ जो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, तो बोलता था मैं खेती करूँगा। तो मैंने कहा भाई खेती पढ़ लिख के करेगा तो और अच्छे से करेगा, तो ट्रैक्टर तेरा बिगड़ जाएगा तो कैसे सुधारेगा। सेम जैसे मिश्रा सर ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि पढ़ाई का मतलब, उन्होंने इंटरव्यू मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछा। उन्हें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई को किस वे में देखते हो। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई किया और मुझे जॉब मिला तो ही मेरी पढ़ाई सक्सेसफुल है। जो मैंने पढ़ा है उस पढ़ाई को मैं अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सुधार सकता हूँ। अगर मैं कल को खेती ही करता हूँ, मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया और मैं कल को खेती करता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल वे से करूँगा, कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन में करूँगा। मुझे पता होगा कि मुझे खेत में कितना उर्वरक यूज़ करना है, किस टाइम मुझे बिजाई करनी है, किस टाइम मुझे कटाई करनी है। बिल्कुल। जब मैंने ये जवाब उनको दिया तो इस बात को उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और थी सर, मेरे जो इंटरव्यू पैनल में एक फीमेल थी, उसने मेरे से एक सवाल पूछा कि देखो मेरा तो साइंस बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कभी साइंस पढ़ा है और ना मेरा साइंस सब्जेक्ट है, कभी क्लास 10 तक पढ़ा होगा, बोला मुझे याद नहीं है। 10th के बाद बोला आप फिजिक्स के टीचर हो, आपका सब्जेक्ट मेरी लाइफ में क्या मैटर करता है। अच्छा। उसने डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, बोला आपका सब्जेक्ट मेरी लाइफ में क्या मैटर करता है। तो मैंने उसको कहा कि मैम जब सुबह आप उठ के अपने हाथ में ब्रश लेते हो वो भी फिक्स है, तब से लेके और जब आप सोते हो तब तक कोई एक ऐसा स्टेप नहीं होता जहाँ पे आप फिजिक्स को यूज़ ना करते हो। मैंने उसको कुछ मोटे मोटे एग्जांपल्स बताए जल्दी जल्दी में। मतलब मैम देखिए जब आपको सुबह उठ के दही में से घी निकालना होता है तो आप फिजिक्स का प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस होता है आप उसे यूज़ करते हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप यूज़ करते हो, कपड़े साफ करते हो। मैंने तुरंत चलता है, टीवी चलता है। मैंने तुरंत मैडम से एक क्वेश्चन पूछा कि मैडम आप ये बताइए जब आप कपड़े साफ करते हो तो आप ठंडा पानी लेना प्रीफर करोगे या गर्म पानी लेना प्रीफर करोगे। तो मैडम बोली तो मैडम बोली मैं तो गर्म पानी लेना प्रीफर करूँगी। मैं बोला मैम आप गर्म पानी ही प्रीफर क्यों करेंगे। तो बोली कि क्योंकि गर्म पानी से कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। मैंने बोला मैम यहाँ भी फिजिक्स है, यहाँ पे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगता है, आप डिटर्जेंट डालते हो तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब फिजिक्स बहुत वाइड सब्जेक्ट है मैम, आपकी लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तो बहुत खुश हुई थी इस आंसर से। बड़े मतलब कुल मिला के ये हो रहा है ना कि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंट होकर ऐसे ही रहना है, बिल्कुल नॉर्मल। और नॉर्मल रहेंगे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस है, बोर्ड वर्क बढ़िया है, और एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो शायद आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और उसमें एक बड़ा मैटर ये भी करता है कि बोर्ड वाला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जितना भी इंटरव्यू था, मेरा पूरा इंटरव्यू साइकोलॉजिकली चला था, पूरा साइकोलॉजिकली चला था। बोर्ड पे तो हार्डली उन्होंने मुझे 1 मिनट भी खड़ा होने नहीं दिया, और तब मुझे ये लगा था कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। मैं बोर्ड पे गया, जो फिजिक्स टीचर ने मेरे से एक टॉपिक पूछा, मैं बोर्ड पे गया। बोर्ड पे जाते ही पता नहीं उन्होंने जानबूझ के किया हुआ था अच्छा या एक्सीडेंटल था, बोर्ड के पास सिर्फ चौक रखा हुआ था, डस्टर नहीं था। मैं जब गया था तो चौक डस्टर बोर्ड सब रखा था, चौक का पैकेट भी नहीं खुला था। मैंने आपको बताया मैंने चौक का पैकेट खुद ही खोला। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक छोटा सा इतना सा चौक रखा हुआ था ओनली वहाँ पे, और बोर्ड पे ऑलरेडी पहले से कुछ लिखा हुआ था। तो कोई गया होगा आपसे पहले कोई। तो जैसे ही बोले कि ठीक है पढ़ाओ आप, डस्टर वहाँ पे था नहीं। तो मैंने
हाथ से रगड़ा ऐसे और फिर रुमाल से अपना हाथ पोंछ के डालिया। तो वो टीचर मेरे को बोला वाई आर रबिंग विद योर हैंड्स। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, सर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट आई एम रबिंग विद माई हैंड और विद माई रुमाल, बट आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, हाँ दैट्स इट। इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे बोर्ड क्लीन करना है, मुझे क्लास पढ़ाना है, क्योंकि क्लास में मेरे पास 40 मिनट्स लिमिटेड टाइम होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं हाथ से साफ करूंगा, मेरे रुमाल से साफ करूंगा। आप चलिए, मुझे आगे दीजिए, मेरा क्लास है, वो वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा आपका क्लास है, मिलिए ठीक है। कभी, टेक केयर। मिश्रा जी से हम मिलकर दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाएंगे फिर कभी। तो तब तक मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो तब मैंने उनको जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं अपना हाथ यूज़ करूँ या अपना रुमाल यूज़ करूँ। ज़रूरी ये है कि मेरे पास क्लास में मेरे पास जो 40 मिनट्स हैं, उन 40 मिनट्स का मैं वाइजली यूज़ करूँ। मैं ये माइक फिर अच्छे से लगा लेता हूँ, सर तो चले गए। तो वो 40 मिनट्स मुझे वाइजली यूज़ करने हैं। तब वो इंटरव्यू वाला हंसा धीरे से और बोला कि सर वो जो डस्टर है वो उधर अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं लेके आया, मैंने बोर्ड को साफ़ किया, जो उसने बोला वो टॉपिक का मैंने केवल नाम लिखा था वहाँ पे, और जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना शुरू मैंने किया, जैसे मैंने उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई या उसका इंट्रोडक्शन मैंने उसका दिया, तो बोला ठीक है सर आ जाइए आप। तो मुझे थोड़ा सा रियली अजीब सा लगा कि क्या मैंने कोई गलती कर दी, पर जो टॉपिक पढ़ा था वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि उनका आदेश था कि आप आ जाइए, तो मैं आके वापस बैठ गया। तो इंटरव्यू का जब रिज़ल्ट आया तो मैं सरप्राइज्ड कि 55 मार्क्स मेरे आए हैं। और 55 मार्क्स आए तो फिर मैंने जो भी मेरा पूरा इंटरव्यू था मैंने रिवाइंड किया उसको। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये देखा कि ये बंदा, क्योंकि पहले इंटरव्यू में मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जवाब देने का जो तरीका था, वो देख चुके थे। अब वो बोर्ड पे सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि बोर्ड पे खड़ा कैसे हो रहा है, बोर्ड पे जा कैसे रहा है, बोर्ड पे इसको लिखने का जो तरीका है वो क्या है, वो सारी चीज़ें देख रहे थे। तो इस बात में आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग बीएड करते हैं तो बीएड में आपको सिखाया जाता है बोर्ड राइटिंग कैसे करते हैं। जाते ही सबसे पहले एक साइड में आप डेट लिखेंगे, ऊपर टॉपिक लिखेंगे। क्लास में जब जाते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, प्रेजेंट कितने, एब्सेंट कितने हैं, वो लिखते हैं। और उसके बाद आप टॉपिक का नाम लिख के और डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, उस टॉपिक के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये क्या चीज़ है, कुछ डेली लाइफ में उसको जोड़ते हैं, फिर उसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से निकलवाते हैं। आप पे जब आप जाते हैं तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है, तो वो काम आपको यहाँ भी करना है। बोर्ड पे ऐसा ना हो कि जब आप बोर्ड पे खड़े हैं तो आपकी पीठ बच्चों की तरफ हो जाए और आप सीधा बोर्ड के सामने ही खड़े हो गए, तो उसके दो गलत प्रभाव जाएंगे। पहला तो ये कि अगर आपकी पीठ बच्चों की तरफ होगी तो पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, और दूसरा अगर आप बोर्ड के सामने खड़े हो गए तो बोर्ड पे लिख क्या रहो वो बच्चों को दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ऐसे करके और हाथ को ऐसे बोर्ड पे लेके आना है। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है ना, तो आपको क्या करना है, बोर्ड के बिल्कुल ऐसे सामने नहीं खड़ा होना। समझ गए? कुछ जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं उनको तो पता भी होगा, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ऐसा नहीं मानना कि हमने टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे साथ जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर थे, तुरंत उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया और इंटरव्यू के ऊपर आए और वो सिलेक्ट हुए। तो वो मैंने स्टार्टिंग के प्रोसेस में कुछ बताया था कि सारी वो कुछ बातें हैं आपकी कॉन्फिडेंस वगैरह की। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 33 मिनट्स हो गए हैं। तो वीडियो को तो आप जैसे देखते जाएंगे तो मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो बोर्ड पे आप इस बात का विशेष ख्याल रखें कि बोर्ड पे जब आप चलते हैं लिखने के लिए कुछ भी, तो अपने हाथ को ऐसे रखें, बॉडी को एक साइड में रखें। उसके डबल फ़ायदा है कि एक तो जो भी बोर्ड पे आप लिखोगे वो बच्चों को दिखाई देता रहेगा, और दूसरी बात बच्चे आपकी नज़र में रहेंगे, बच्चों को ये डर रहेगा कि सर हमें देख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है जो आपकी अच्छी इमेज इंटरव्यू पैनल के सामने करेगा। तो इंटरव्यू पैनल में मेरा तो इंटरव्यू जो हुआ था वो पूरा साइकोलॉजिकल था। सब्जेक्ट के बारे में तो उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं था। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहे थे कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, ये बोर्ड की तरफ चल के जाता है तो कैसे चल के जा रहा है, बोर्ड पे खड़ा कैसे हो रहा है, लिख कैसे रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो टॉपिक इसको दिया गया है उस टॉपिक की शुरुआत ये कैसे कर रहा है। क्योंकि वो आप एक अच्छी बात ये है कि टीचिंग में, और टीचिंग की एक बात ये होती है कि आपको आता क्या है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो कुछ आपको आ रहा है
उसको आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कैसे करते हैं, आपका बच्चों के सामने उसी चीज़ को पेश करने का जो तरीका है वो कैसा है। अगर वो आपका अच्छा है तो आपको अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट कम भी आता होगा और आप पढ़ाने के इच्छुक हैं तो पहले दिन घर से पढ़ के भी आ सकते हैं, तैयारी करके भी आ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात आपको यहाँ पे अपने जो बिहेवियर में लेके आनी है वो यही है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो आपका अच्छा हो। अगर ये कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो मेरा जो इंटरव्यू था उसके और भी लंबे एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट डालें, कोई पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन हो तो उसके ऊपर एक दिन बैठ के मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, जो लैंग्वेज टीचर हैं, उनसे एक दिन मीटिंग करके और उनके भी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो अगर आप ये 2-4 हमारे वीडियोज़ देख लेंगे तो ज़रूर आपको इंटरव्यू में इनसे फ़ायदा होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपेक्षा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाएं। आपको अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं।